गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन 3 में आगे का चैप्टर समझाऊंगी। आगे का चैप्टर में 18वीं शताब्दी तक चीन भारत संसार के सर्वाधिक धनी देश बने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि 18वीं शताब्दी में कौन से दो देश थे जो सबसे ज़्यादा धनी थे, तो आप बताएंगे भारत और चीन। बाद में यूरोप व्यापार का विश्व में केंद्र बना। चीन और भारत सबसे धनी देश थे कब? 18वीं शताब्दी में। एशिया के दूसरे देशों की तुलना में इन्हीं दो देशों का व्यापारिक दृष्टि से दबदबा था। 15वीं शताब्दी में चीन ने अन्य देशों के साथ अपने संबंध को कम किया, यानी कि जो और देशों के साथ व्यापार चल रहा था वो धीरे धीरे इन्होंने कम करना शुरू कर दिया। तब संसार से अलग रहने के कारण चीन जो था इसका और देशों से जब व्यापार कम होने लगा तो प्रभाव भी कम हो गया दूसरे देशों पर। इसी का फायदा किसने उठाया? अमेरिका ने। अमेरिका के बढ़ते हुए महत्व के कारण यूरोप विश्व व्यापार का केंद्र बना। तो इस तरह से चीन और भारत जो थे 18वीं शताब्दी तक सबसे ज़्यादा धनी देश रहे। इसके बाद तो इस तरह से बाद में यूरोप जो था वह व्यापार का केंद्र विश्व में बन गया। अब बताते हैं हम आपको 19वीं शताब्दी का। 1815 और 1914 के बीच का है ये। पॉइंट्स में दे रखा है। पहला पॉइंट है तीव्र गति से परिवर्तन हुए इस काल में। दूसरा पॉइंट है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्रों में समाज की काया पलट दी, यानी कि सामाजिक स्तर से भी परिवर्तन हुए, आर्थिक दृष्टि से चरम सीमा पर व्यापार था, राजनीतिक भी काफ़ी अच्छा चल रहा था, और सांस्कृतिक यानी कि व्यापार का जब आदान प्रदान चल रहा था तो नई नई टेक्नोलॉजी भी विकसित होने लगी थी, जिस कारण समाज की इसने काया पलट कर रख दी। तीसरा पॉइंट है विदेशी संबंध में भी नए परिवर्तन हुए, यानी कि जब एक देश का दूसरे देश से व्यापार चल रहा था तो उस समय कुछ इन्होंने विदेशी संबंध में अलग से कुछ नियम भी बढ़ा दिए। अब इन सालों में जो ये परिवर्तन हुए तो इसमें 3 प्रभाव महत्वपूर्ण रहे। पहला था व्यापार का प्रभाव होता है, यानी कि व्यापार तेजी से हुआ। यह मुख्य रूप से कपड़ा और गेहूं पर निर्भर था। इसके व्यापार तक मतलब कपड़ा और गेहूं तक ही व्यापार तक सीमित रहा, धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगा। दूसरा पॉइंट है श्रम का प्रभाव। श्रम का प्रभाव क्या कहलाता था? इसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते। 5 करोड़ लोगों ने बेरोजगारी के कारण यूरोप को छोड़ दिया था। तीसरा पॉइंट है पूंजी का प्रभाव। इसे पूंजी का प्रभाव कहा जाता है। पूंजी को कम या अधिक समय के लिए दूर स्थित क्षेत्रों या बाहर के देशों में निवेश कर दिया जाता था। जैसे कि अमेरिका के लोग पूंजी प्रवाह में आगे आए, यानी कि वहाँ उनके पास पैसा अधिक था तो उन्होंने दूसरे देशों में अपना व्यापार करना शुरू कर दिया और वो अपनी पूंजी लगाने में भी आगे रहे। उन्होंने दूसरे देशों में अपना पैसा निवेश करना आरंभ कर दिया था। अब आता है आपका अगला टॉपिक है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, यानी कि विश्व में अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसका उदय किस तरह से हुआ। तो इन तीनों प्रभाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को समझना होगा। तो 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन के स्वरूप को परिवर्तित करने में सहायक परिवर्तन और कॉर्न लॉ। अब यहाँ पे देखिए कॉर्न लॉ क्या था। कॉर्न लॉ जो था वह एक नियम था। इसके बारे में आपको आगे समझाऊंगी। ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ध्यान से समझिए। 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक में ब्रिटेन में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी, जिससे भोजन की मांग में भी वृद्धि हुई। दूसरा पॉइंट है इससे कृषि उत्पादनों की मांग जो थी वह बढ़ने लगी, और जब मांग बढ़ती है किसी चीज़ की तो वह प्रोडक्ट क्या होता है? महंगा होने लगता है। तो इसी कारण यहाँ भी जो कृषि उत्पादन की मांग बढ़ी थी और वह महंगे होने लगे। तीसरा पॉइंट है शहर में जो फैले उद्योग थे उससे वृद्धि होने लगी। चौथा पॉइंट है इससे पहले सरकार ने भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर कॉर्न लॉ द्वारा पाबंदी लगा दी। अब मैंने कॉर्न लॉ बताया था एक नियम होता है और ये सरकारी नियम होता है। इस नियम के बताती हूँ कॉर्न लॉ होता क्या है। अगर क्वेश्चन आता है कॉर्न लॉ के बारे में बताइए तो आप लिखेंगे कॉर्न लॉ एक सरकारी नियम है। जब इस नियम को लगाया जाता है तब कोई भी देश जो है वह अपना सामान बाहर नहीं भेज सकता, यानी कि उसे अपने सामान की पूर्ति अपने देश में ही करनी होती है। तो इस तरह से उसके यहाँ का सामान बाहर नहीं जा सकता। अब
5वां पॉइंट है खाद्य पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों ने ब्रिटेन के भूस्वामी क्या करती, भुखमरी, जनता में भुखमरी ला दी थी और सरकार को कॉर्न लॉ समाप्त कर दिया। यानी कि जब कॉर्न लॉ समाप्त होगा तभी वो अपने देश से दूसरे देश को सामान भेजेंगे और आयात निर्यात शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रिटेन में जब भुखमरी की स्थिति आ गई तब वहाँ की सरकार ने क्या करा, कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया। छठा पॉइंट है कॉर्न लॉ समाप्त होने पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। यानी कि अब कॉर्न लॉ वहाँ पर रहा नहीं था, इसलिए सारा खाद्य पदार्थ जो था वह अच्छी कीमतों पर आने लगा और जाने लगा। अब 7वां पॉइंट है आयात किए जाने वाले जो खाद्य पदार्थ थे तो उनकी लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों से कम थी। अब यहाँ पर क्या था, जब कीमत कम होगी तो किसान को इतना रोजगार नहीं मिलेगा, ना ही उसको इतना पैसा मिलेगा। अब जब पैसा नहीं मिलेगा तो इस कारण क्या होगा, 8वां पॉइंट ध्यान से देखिए, किसानों की दशा बिगड़ने लगी। जब का जो भी पैसा लगाएगा उसके आधार पर उतना पैसा नहीं मिलता है खेती में, तब खेती क्या होगी, बंद करना पड़ेगी और इसी कारण हजारों लोग क्या हुए, बेघर हो गए थे। 9वां पॉइंट है खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आने से ब्रिटेन पर उपभोग का स्तर बढ़ गया। 9वां पॉइंट 19वीं शताब्दी के मध्य औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में तेज रही। यानी कि अब यहाँ पर उद्योग धंधे जो थे अपनी चरम सीमा पर आने लगे। जब उद्योग धंधे अच्छे होंगे फिर प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाएगी, तो इस कारण वहाँ की आय में वृद्धि हुई। 11वां पॉइंट है खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में आयात होने लगा। अब आयात कैसे होना, क्योंकि यहाँ पर कॉर्न लॉ को क्या करा दिया था, हटा दिया गया था। कॉर्न लॉ क्या था, एक नियम। 12वां पॉइंट है जमीन साफ कराकर खेती की। इन कृषि क्षेत्रों को बंदरगाह से जोड़ने के लिए रेलवे का विकास किया। जब बंदरगाह रेलवे लाइन से जोड़े गए तो अधिक मात्रा में माल की ढुलाई के लिए नई गोदियां बनाई गईं और पुरानी गोदियों का विस्तार किया गया। अब नई जमीन पर खेती करने के लिए क्या करा गया था कि दूसरे इलाकों के लोग यहाँ पर आकर बसने लगे। इसी कारण बाहरी लोगों के लिए नए घर और नई बस्तियां बनाई गई। ध्यान रखिए, ये बाहरी लोगों के लिए नई बस्तियां 13वां पॉइंट है, क्यों बनाई गई थी, क्योंकि नई जमीन पर खेती करने के लिए। अब यहाँ आवश्यक था, जब बाहर के लोग खेती करेंगे तो उनके लिए नई जमीन और बस्तियां भी दी जाएंगी। इसी कारण लंदन से वित्तीय सहायता ली। अब लंदन से वित्तीय सहायता क्यों ली थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए और व्यापार के लिए पैसे की जरूरत थी। तो तब वहाँ पे क्या था, लंदन ही एक ऐसा देश था जो वित्तीय केंद्रों से पूंजी दी जाती थी वहाँ पर। तो इसीलिए इन सारे कार्यों के लिए पूंजी और श्रम की आवश्यकता थी, जिसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। 15वां पॉइंट है 1819 में नई तकनीकी के द्वारा भोजन और खाद्य पदार्थ हजारों मील दूर से आने लगे। क्यों, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो गई थी, जिस कारण रेलवे का भी विकास हो गया था। तो इस कारण कोई भी खाद्य पदार्थ किसी भी दूसरे देश में आसानी से जा सकता था। इसके लिए रेलवे नेटवर्क का प्रयोग किया गया था। 16वां पॉइंट है जहाजों पर दक्षिण यूरोप, एशिया और अफ्रीका के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। यानी कि इनको काम ज़्यादा करवाया जाता था और वेतन कम दिया जाता था। इस प्रकार परिवर्तनों के द्वारा ब्रिटेन की परिवर्तन की प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि विश्व अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इस सदी में कितनी तीव्र गति से परिवर्तन हुए, जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण है। अब वैश्वीकरण आपको पता ही होगा क्या होता है, फिर से बता देती हूँ। वैश्वीकरण का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश में व्यापार करता है, यात्राएं की जाती है, नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो वह सब क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। अब आगे की वीडियो में आपको दिखाया जाएगा।